तो कल वाली वीडियो में हम लोग पादप पुनः स्थापन की हानियों को जान चुके थे कि कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जो पादप पुनः स्थापन के द्वारा उत्पन्न हो सकती हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है आनुवांशिक अप्रदन के ऊपर कि आनुवांशिक अप्रदन किसे कहते हैं और ये जो आनुवांशिक अप्रदन होता है वो किन कारणों के द्वारा होता है। तो इनकी चर्चा हम करते हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग आनुवांशिक अप्रदन की परिभाषा को देखते हैं कि क्या होती है। ध्यान दीजिए बोर्ड के ऊपर। देखिए, अप्रदन का अर्थ यहाँ पर साफ स्पष्ट होता है। अप्रदन का अर्थ है कमी होना या फिर कटाव हो जाना या फिर किसी चीज़ का धीरे धीरे घटता चला जाना, ये होता है अप्रदन। आपने मृदा के अप्रदन के बारे में सुना होगा। मृदा अप्रदन में कौन सी घटना होती थी कि जल के साथ में मिट्टी कट करके बह जाया करती थी। और आनुवांशिक अप्रदन में क्या घटना होगी? सिंपल सी चीज़ है, वह घटना जिसमें किसी फसल के या जीव के आनुवांशिक गुणों में धीरे धीरे कमी आ जाती है, उसे आनुवांशिक अप्रदन कहा जाता है। तो देखिए, मैं इसे बोर्ड के ऊपर लिखता हूं। किसी फसल के आनुवांशिक किसी फसल के आनुवांशिक गुणों में धीरे धीरे कमी आना आनुवांशिकी अप्रदन कहलाता है। तो ये है आपकी इसकी डेफिनेशन। तो देख लीजिए, एकदम सिंपल सी है। किसी फसल के आनुवांशिक गुणों में धीरे धीरे कमी आना आनुवांशिक अप्रदन कहलाता है। और देखिए, ये आनुवांशिक अप्रदन डिपेंड करता है अलग अलग परिस्थितियों के ऊपर कि कौन से ऐसे कारण रहे जिनके कारण फसल के आनुवांशिक गुणों में कमी आ गई। आनुवांशिक गुण कौन से होते हैं? जो पितृ संततियों से पुत्र संतति के अंदर जाते हैं। ठीक है, हमने पहले कोई ऐसी पादप प्रजातियां हैं जो खेत के अंदर उगा रखी हैं और उनके द्वारा हमने कोई F2PD को प्राप्त किया। अब अगर उस F2PD में जो मातृ संतति के गुण हैं वो नहीं आते हैं तो वो उसका आनुवांशिक अप्रदन कहलाता है। आनुवांशिक अप्रदन के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें जो सबसे पहला वो है देसी किस्म के स्थान पर उन्नत किस्मों का उपयोग करना। सिंपल सी चीज है। उन्नत किस्में आप सब लोग जानते हो, जिनको लैब के अंदर तैयार किया जाता है विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा। अब उनमें ह्यूमंस के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं? उनके जेनेटिक कोड के अंदर बदलाव किए जाते हैं। अब बदलाव जरूरी नहीं है कि हूबहू गुणों की उत्पत्ति कर सके। वहां पर दिक्कत क्या आती है कि कई बार ऐसे गुण भी इंप्लीमेंट हो जाते हैं उस प्लांट के अंदर जो उनकी मातृ संततियों में नहीं थे। मैं इसका एग्जांपल देता हूं उत्परिवर्तन के द्वारा। उत्परिवर्तन आप सब लोग जानते हो, क्लियर कर चुके हो। पादप में अचानक से दिखाई देने वाले लक्षण उत्परिवर्तन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर आनुवांशिक अप्रदन है वो भी इसी के साथ में जुड़ा हुआ है। कारण क्या है कि किसी पादप के अंदर आनुवांशिक गुणों का धीरे धीरे कम हो जाना आनुवांशिक अप्रदन कहलाता है। और जो सबसे पहला इसका कारण है वो है उन्नत किस्मों का उपयोग, ज्यादा उपयोग करना। उन्नत किस्मों का उपयोग, ध्यान दीजिए इस पर, उन्नत किस्मों का उपयोग। हमने क्या किया है? हमने परंपरागत जितनी भी किस्में थी ना, उनका उपयोग धीरे धीरे घटा दिया है। हम उनको काम में लेना ही धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? उन्नत किस्मों के नाम पर लैब में तैयार की गई या वैज्ञानिक शोध के द्वारा तैयार की गई किस्मों को ज़्यादा से ज़्यादा काम में लेते हैं, जिसके कारण क्या हुआ? जो पादप थे उनमें आनुवांशिक अप्रदन के गुण आने लगे। जो पुराने समय में जो फसलें थी जिनके अंदर जो क्वालिटी पाई जाती थी वो आज की फसलों में नहीं है, क्योंकि वो धीरे धीरे घटती चली गई है। यह है सबसे पहला कारण है। फिर दूसरा रीजन क्या है? ध्यान दीजिए, नई नई पादप पद्धतियों को काम में लेना। यानी कि एकदम चीज सिंपल है। नई पद्धतियां कौन सी होती हैं? आप सब लोग जानते हो नई पद्धति। अब जो वैज्ञानिक है वो क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार की पादप उगाने वाली पद्धतियों को तैयार करते हैं। विभिन्न प्रकार की पादप पद्धतियों को तैयार करते हैं। ध्यान दीजिए इसके ऊपर।
तो वो पद्धतियाँ क्या करती हैं, कृषि में फसलों को उगाने के जितने भी तरीके हैं ना उनके अंदर बदलाव ले आती हैं। जो पुराने समय में किसान जिन जिन उपकरणों को काम में लेते थे वो आजकल कम होते चले गए। अगर मिट्टी के उपजाऊपन की भी बात करें ना, वो इस पद्धतियों के द्वारा घटी है, बढ़ी नहीं है। वो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का। अब वो उर्वरक लेने को तो आज उपयोगी हैं और वो फायदेमंद भी होते हैं, मगर दिक्कत कहाँ आती है, वो मिट्टी को इतना अंदर से खोखला कर देते हैं कि हम लोग उसको जांच नहीं सकते। वो बाहर से तो दिखती है कि ये उपजाऊ है और उनके जो पैदावार होती है वो भी ज़्यादा होती है, मगर लंबे समय में वो क्या करती हैं, मिट्टी के अंदर जो प्राकृतिक गुण है ना उनको धीरे धीरे घटा देती है। जो एक बड़ा रीज़न है पादपों के अंदर आनुवांशिक अपर्दन का, पादपों के गुणों में कमी आने का जो बड़ा रीजन है। हमने क्या किया, कृषि की नई नई पद्धतियों को अपना लिया और परंपरागत जितनी भी पद्धतियां थी ना उन सभी को त्याग दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि आनुवांशिक अपर्दन की जितनी भी घटनाएं हैं ना वो आज के समय में देखने को मिलती है। फिर आता है भिन्न भिन्न स्थानों का उपयोग। अब देखिए बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण क्या हुआ है, भिन्न भिन्न स्थान, ठीक है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण क्या हुआ, फसलों की उत्पादों की डिमांड भी बढ़ने लग गई। जितनी बड़ी जनसंख्या होगी उनको उत्पाद भी उतनी ज़्यादा संख्या में चाहिए, तो किसानों ने क्या किया, स्थान ही बदल दिए। पहले जहाँ पर खेती होती थी ना, अगर मैं पहले के ज़माने की बात करूँ, वो कहाँ की जाती थी, खेतों के अंदर, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ हुआ करती थी। वो मिट्टी उन फसलों को उगाने के अनुकूल हुआ करती थी। मगर आजकल क्या कर दिया गया है, अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, पहाड़ को काट करके आर्टिफिशियल फील्ड तैयार कर लिए गए हैं वहाँ पर। या फिर मैं एग्जांपल देता हूँ ग्रीन हाउस के। अब वो जो कंडीशन है ना वो वहाँ के प्लांट को इम्प्लीमेंट करने के अनुकूल नहीं है। उनके अंदर ऐसी कैपेसिटी नहीं पाई जाती कि वो जो नेचुरली प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है वो उन आर्टिफिशियल फील्ड्स के अंदर हो जाए। तो अब दिक्कत क्या आती है कि अगर भिन्न भिन्न स्थान को हम काम में लेंगे ना, अलग अलग जगहों को काम में लेंगे जो कभी खेती के लिए थी नहीं, उनको आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा फील्ड में बदल दिया गया, वहाँ पर ऐसी मिट्टी ला करके डाल दी गई, तो क्या होगा, फसल तो उग जाएगी मगर जो उनके अंदर आनुवांशिक गुण है ना, जो उनके मात्र पादपों में थे मगर आज नहीं है, वो धीरे धीरे वहाँ से घटते चले जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब उसके अंदर जितने भी गुण है ना वो समाप्त हो जाते हैं। उनको कहा जाता है आनुवांशिक न्यून स्थिति। उनको क्या कहा जाता है, आनुवांशिक न्यून स्थिति। यानी कि जो आनुवांशिक गुणों का जो लेवल होता है ना वो घट करके 0 हो जाता है। तो आनुवांशिक न्यून प्रक्रम क्या है, अगर एग्जाम में आप आए आनुवांशिक न्यून प्रक्रम क्या है, तो इसमें आप क्या लिखोगे, आनुवांशिक अपर्दन के द्वारा फसलों में आनुवांशिक गुणों का धीरे धीरे घटते हुए शून्य हो जाना आनुवांशिक न्यून प्रक्रम कहलाता है। अब बात ये आती है कि इस चीज़ को हम डिफाइन कैसे करेंगे, हम इसको क्लेरिफाई कैसे करेंगे। मुख्य 3 ही रीजन है जो आप वहाँ पर लिख करके आओगे। पहला तो है इसका उन्नत किस्मों का ज़्यादा उपयोग करना और परंपरागत फसलों को छोड़ देना। दूसरा नई पद्धतियाँ काम में लेना, यानी कि जो किसानों को जो नई नई टेक्निक दी जाती है ना उनको ज़्यादा से ज़्यादा खेत में लगाना। और तीसरा है भिन्न भिन्न स्थान, जो स्थान कृषि के अनुकूल भी नहीं है उन स्थानों को भी फील्ड में बदल करके वहाँ पर कृषि करना आनुवांशिक अपर्दन का मुख्य कारण है। और यही धीरे धीरे आनुवांशिक न्यून प्रक्रम को तेज करता है। ये होते हैं हमारे आनुवांशिक अपर्दन, ठीक है। अब इसके बाद में आपका नया टॉपिक आता है उद्गम केंद्र के बारे में। उद्गम केंद्र क्या होते हैं, देखिए इसकी एक दिलचस्प कहानी है। एक रूस का वैज्ञानिक था वेविलोव, नाम देखिए मैं लिख रहा हूँ, एक रूसी वैज्ञानिक था वेविलोव, नाम याद रखना इसका, वेविलोव। अब ये क्या करता था, पूरे विश्व में अपनी यात्राएं किया करता था, भ्रमण करता था। तो वेविलोव ने क्या किया, पूरे विश्व में घूम करके अलग अलग फसलों का अध्ययन किया और अध्ययन करके उसने अपने निष्कर्ष निकाले थे। और निष्कर्ष के आधार पर उसने क्या बताया कि विश्व में उगने वाली जितनी भी पादप प्रजातियां हैं ना वो सभी अपने मूल देश की नहीं है। जहाँ पर जैसे अगर हम गेहूं की बात करें तो भारत में ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि जब उसका उद्गम केंद्र है वो भारत होगा। या फिर हम मक्के की बात करें
तो वो जरूरी नहीं है भारत का होगा। तो उसने क्या बोला, वेविलोव कहता है अपने पूरे अनुभव के आधार पर उसने एक निष्कर्ष निकाला कि पूरे विश्व के अंदर उगाई जाने वाली पादप प्रजातियां, जरूरी नहीं है जहां पर ज्यादा उत्पादन हो रहा है वो उसकी मूल स्थिति है। उसने कहा कि विश्व में उगाई जाने वाली पादप प्रजातियां किसी एक विशिष्ट स्थान से निकल करके आई है, किसी एक विशिष्ट स्थान से निकल करके आई है, और वो स्थान उस पादप प्रजाति का उद्गम केंद्र कहलाता है। ध्यान देना इसके शब्दों के ऊपर, एकदम सोचने वाली चीज है। वो क्या कहता है कि पूरे विश्व में उगाई जाने वाली पादप प्रजातियां एक विशिष्ट स्थान से निकलती है या वहीं से आती है। उस स्थान विशेष को उस पादप प्रजाति का उद्गम केंद्र कहा जाता है। उसका उद्गम केंद्र कहा जाता है। उद्गम केंद्र कहा जाता है। तो इस चीज को आप नोट कर लो, एकदम सिंपल है। उसने बताया कि पूरे विश्व में घूम करके वो कहता है जितनी भी पादप प्रजातियां वो एक विशिष्ट स्थान से निकल करके आती हैं, जिन्हें उनका उद्गम केंद्र कहा जाता है। अब बात उसने क्या बताई कि जो उद्गम केंद्र होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए इस तरफ, उद्गम केंद्र दो प्रकार के हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक उद्गम केंद्र और द्वितीयक उद्गम केंद्र, एकदम इजी इनकी डेफिनेशन है। पहले हम बात कर लेते हैं प्राथमिक उद्गम केंद्र क्या होते हैं, उसके ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए। इन चीज़ों को आप नोट करते रहो ताकि याद रहे, आप इनको भूलो नहीं। परिभाषाएं काफ़ी इजी है और चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 12th वालों के लिए। ध्यान देना इसके ऊपर आप। प्राथमिक उद्गम केंद्र क्या होता है, इसको ध्यान से देखिए। इसकी डेफिनेशन एकदम सिंपल है। वे क्षेत्र जहाँ पर उगाई जाने वाली किस्मों का जो मुख्य कारण है वो जंगली किस्म है। वे स्थान जहाँ पर उगाई जाने वाली फसलों का जो मुख्य स्रोत है या कारण है वो जंगली फसल है, उनको प्राथमिक उद्गम केंद्र कहा जाता है। और द्वितीय क्या होगा, वे स्थान जहाँ पर उगाई जाने वाली किस्में कृषिगत हो या कृषिगत मूल किस्मों के द्वारा उगती हो, उनको द्वितीयक उद्गम केंद्र कहा जाता है। चलिए इनको हम लिखते हैं। जब किसी स्थान पर पादप प्रजातियां जंगली किस्मों के द्वारा उगाई जाए, वह स्थान प्राथमिक उद्गम केंद्र कहलाता है। ये हो गया आपका प्राथमिक उद्गम केंद्र। द्वितीयक में क्या करना है, केवल एक बदलाव करना है। जब किसी स्थान पर पादप प्रजातियां, यहाँ पर प्राथमिक में जंगली थी तो वहाँ पर आप क्या लिखोगे, कृषि। देखिए, जब किसी स्थान पर पादप प्रजातियां
कृष्य किस्मों के द्वारा उगाई जाए वह स्थान प्राथमिक की जगह हो जाएगा द्वितीयक। वह स्थान द्वितीयक उद्गम केंद्र कहलाता है। सिर्फ 2 शब्दों का ही चेंज है, बाकी परिभाषा आपको हूबहू रखनी है। क्या हो गया, दोबारा सुन लीजिए। उद्गम केंद्र के बारे में मैंने बता दिया। उद्गम केंद्र 2 प्रकार के, पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक। प्राथमिक उद्गम केंद्र क्या होगा, लाइन टू लाइन देखना। जब किसी स्थान पर पादप प्रजातियां जंगली किस्मों के द्वारा उगाई जाएं, वह स्थान प्राथमिक उद्गम केंद्र कहलाता है। और द्वितीयक उद्गम केंद्र में क्या बदलाव करना है, केवल इन 2 शब्दों का, कि जब किसी स्थान पर पादप प्रजातियां, इसको कट कर दो, यहां पर आ जाएगा कृष्य किस्मों के द्वारा उगाई जाए, वह स्थान प्राथमिक कट होकर के आ जाएगा द्वितीयक उद्गम केंद्र कहलाता है। केवल इतनी सी डेफिनेशन इन दोनों की यहाँ पर दोनों क्लियर हो जाती हैं। अब दिमाग में बात अगर किसी की आ रही है ना कि कृष्य और ये जंगली क्या होते हैं, तो मैंने पहले भी बता दिया था इसकी पाठ की पहली वीडियो में। कृषि फसलें क्या होती हैं, वे किस्में जिनमें ज़्यादातर खेतों के अंदर रेगुलर उगाई जाने वाली कृषि की परंपरागत किस्मों के काम में लिया जाए, वो कृषिगत किस्में होती हैं। गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सारी कृषिगत फसलें हैं। और जंगली किस्म कौन सी थी उसके बारे में भी बताया था मैंने, अदरक, लहसुन, मशरूम, ये सारी की सारी जो ककड़ी होती है वो भी, ये सारी सारी जंगली किस्में हैं, वो होती हैं जंगली। अब देखिए संकरण क्या कहते हैं, ये नया टॉपिक आया आपके, संकरण है। व्हाट इज क्रॉस, क्रॉस होता क्या है, ध्यान से देखना, एकदम सिंपल परिभाषा है। संकरण किसे कहते हैं, 2 भिन्न भिन्न गुणों वाली पादप प्रजातियों के मध्य संकरण करा के नई पादप प्रजातियां प्राप्त करना संकरण कहलाता है। संकरण का अर्थ ही है दोनों के मध्य क्रॉस करवा करके एक नई पीढ़ी को प्राप्त कर लेना, वो होता है संकरण। परिभाषा एकदम इजी है, आपके नीचे क्या दिया हुआ है, फिर इसका उद्देश्य क्या है, संकरण करवाने का उद्देश्य क्या है, परिभाषा मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद नोट करो इसको, एकदम इजी है, 1 नंबर, ये फ्री का साय से मान सकते हो आप, ठीक है। संकरण की परिभाषा आप लोग खुद लिखिए, मैंने बोल दिया है, अब आप लोग उसको नोट करो। अब मैं इसके बताऊंगा उद्देश्य, यानी कि कारण क्या है, क्या लाभ है संकरण का जिसके लिए इस चीज को करवाया जाता है। पहला है, ध्यान दीजिए, संकर बीज की प्राप्ति। संकर बीज क्या होते हैं, देखिए, जब किसी पादप प्रजातियों में किसी गुण की कमी होना तो क्या किया जाता है, उससे उच्च गुण वाली पादप प्रजाति के साथ में उसका क्रॉस करवा दिया जाता है या संकरण करा दिया जाता है। संकरण करवाने से क्या होगा कि मान लो एक पौधा है, ये इसके अंदर कमी है ज़्यादा पैदावार की, ज़्यादा पैदावार की, ठीक है। अब क्या कराया जाएगा, इसका क्रॉस करवाया जाएगा ऐसी पादप ब्रीड से या ऐसी प्लांट ब्रीड से, ऐसी प्रजाति से जिसमें क्या गुण है, उच्च पैदावार का, उच्च पैदावार का, ठीक है। इसमें ज़्यादा पैदावार की कमी है और इसमें उच्च पैदावार का गुण है। तो अब होगा क्या, जब दोनों में क्रॉस करवा देंगे, इनका रिजल्ट क्या निकलेगा कि क्रॉस के बाद में जो एक नई F2PD निकलती है ना, उस F2PD में क्या प्राप्त होता है हमको, उच्च पैदावार वाले, उच्च पैदावार वाले बीज। अब इनका फायदा क्या होगा कि मान लो एक गेहूं की किस्म है और उस किस्म में एक गेहूं की किस्म है जिसमें निम्न पैदावार का गुण है, यानी कि वो अपनी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा नहीं कर पाती, उसका हमने क्रॉस करवा दिया ऐसी किस्म से जिसमें उच्च पैदावार के गुण थे। तो दोनों के क्रॉस से एक नए बीज निकले जिनको हम कहते हैं संकर बीज, और इन संकर बीजों में संकरण के द्वारा हमने कौन सा गुण डाल दिया, उच्च पैदावार वाला। तो इन दोनों की किस्मों में जो संकरण कराने का क्या फ़ायदा मिला, एक नई F2PD मिल गई जिसके बीज संकरित हैं और उनमें गुण है उच्च पैदावार का। तो पहला फायदा तो ये होता है संकरण का। फिर दूसरा है अनुवांशिक विविधता। विविधता का अर्थ जानते हो ना, बदलाव या अन्य पादपों से उसके अंदर कुछ अलग गुणों का दिखाई देना विविधता कहलाता है, ठीक है। भिन्नता बोल दो या फिर बदलाव भी बोल सकते हो कि लगातार जो किस्में चली आ रही हैं वो किस्में भले ही अच्छी थी पर उनमें क्या था कि कुछ गुणों की कमी रही है,
वो जो किस्में है ना उनके अंदर जो ग्रोथ है ना वो थोड़ी कम है। वो ठीक है हमारी आजकल की आबादी के लिए ठीक है, परंतु आगे वाले भविष्य में उनके अंदर कमी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, संकरण करा करके उनमें आनुवांशिक विविधता का उत्पादन करते हैं। आनुवांशिक शब्द ही प्रकट करता है कि अपनी मातृ जीनों से अलग होना। आनुवांशिकता क्या दर्शाती है? आनुवांशिकता शब्द जहां पर भी आ जाए तो उसका जो मेन कारण है आने का वो है कि इसका जो संबंध है अपने पूर्वजों से होगा, या तो वो हो सकता है कि इसके पूर्वज से उसमें अलग गुण, या हो सकता है कि उसके पूर्वजों से इसमें कमी। तो ये आनुवांशिक विविधता क्या दर्शाएगी कि ये जो बीज होंगे संकरण के द्वारा प्राप्त किए गए ये अपने मातृ पादपों से अलग होंगे। ये होती है आनुवांशिक विविधता। तो आनुवांशिक विविधता में क्या होगा, आनुवांशिक में शॉर्ट में लिख रहा हूं विविधता। विविधता क्या करेगी कि अपने मातृ पादपों से पौधों में अलग गुण डाल देती है। तो ये दो उद्देश्य होते हैं संकरण के। फिर तीसरा, संकरण कितने प्रकार का होता है अभी? तो संकरण यहाँ पर आपके वो दिया हुआ है, देखिए एग्रीकल्चर में अलग होते हैं, ध्यान रखना, बायोलॉजी की बात नहीं हो रही। तो संकरण दो प्रकार के, अंतः प्रभेदी और दूरस्थ। अंतर प्रभेदी और दूरस्थ, ध्यान दो इस पर। अंतर प्रभेदी और दूरस्थ, दूरस्थ संकरण, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या है? अंतर प्रभेदी, अंतर का अर्थ है किसी आंतरिक रूप से, किसी पादप प्रजाति के आंतरिक, और दूरस्थ यानी कि दूर दूर। तो डेफिनेशन एकदम क्लियर हो जाती है यहीं से, एकदम देखो लिख करके इसको क्लियर करते हैं। अंतर प्रभेदी और दूरस्थ संकरण किसे कहते हैं, ध्यान देना, एकदम सिंपल है। और 2 नंबर का ये क्वेश्चन है जो कई बार आ चुका है एग्जाम में और जेट के अंदर भी पूछा जा चुका है। अंतर प्रभेदी क्या होगा? जब किसी एक पादप प्रजाति की आंतरिक किस्मों के साथ संकरण करवाया जाए तो उसे अंतरप्रभेदी संकरण कहते हैं। अंतरप्रभेदी संकरण कहा जाता है, ठीक है। अंतर का अर्थ है आंतरिक, यानी कि एक पादप प्रजाति है उसके अंदर अलग अलग किस्में हैं। अब इस पादप प्रजाति की अलग अलग किस्मों में ही जब संकरण करवाया जाता है तो उसको कहते हैं अंतरप्रभेदी, ठीक है। देखिए, जब किसी एक पादप प्रजाति की आंतरिक किस्मों के साथ संकरण करवाया जाए तो उसे अंतरप्रभेदी संकरण कहेंगे। दूरस्थ क्या होगा? इसका विपरीत, जब दो अलग अलग पादप प्रजातियों के मध्य संकरण करवाया जाए तो उसको हम कहेंगे दूरस्थ संकरण। दूरस्थ क्या होगा? दूरस्थ में क्या होगा? जब दो अलग अलग पादप प्रजातियों में संकरण करवाया जाए तो उसे दूरस्थ संकरण कहा जाता है। संकरण कहा जाता है। अब इस डायग्राम से क्लियर कर लो, ये एक पादप प्रजाति है जो मैच्योर है, इसके अंदर अलग अलग किस्में हैं छोटी। जब इनकी किस्मों में न करा करके क्या किया जाए, दूसरी बड़ी पादप प्रजाति के साथ में क्रॉस करवा दिया जाए तो वो जो क्रिया होगी ना वो कहलाती है दूरस्थ संकरण। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक बड़ी पादप प्रजाति है, इसकी अलग अलग जो नीचे किस्में लगा रखी है उन्हीं में क्रॉस हो रहा है, और यहाँ पर दो अलग अलग पादप प्रजातियों में क्रॉस हो रहा है, केवल इतना अंतर आता है।
तो ये क्रिया तो है अंतर्प्रवेदी और ये है दूरस्थ संकरण। तो एकदम इजी इनकी परिभाषाएं दोनों मैंने लिख दी है, एक बार इनको ध्यान से देखिए, 10 बार सुनिए इसको, और जब याद हो जाए तो खुद अपने नोट्स है ना वो तैयार कीजिए, ताकि आपको ये आसानी से याद रहे और आप इन्हें भूलें ना, ठीक है ना। तो इनको क्या करते रहो, रेगुलर नोट करते रहो और याद करते रहो, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएं। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट के अंदर सवाल ज़रूर पूछ लिया करो, उसका जवाब आपको जल्दी मिल जाएगा। तो अगले जो टॉपिक है हम अगली वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे।